दोस्तों मैं योगेश कुमार यदुवंशी। आज के वीडियो में हम शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले ये जानें कि दिल्ली का इतिहास क्या है। तो जब हम दिल्ली के इतिहास की बात करते हैं तो महाभारत काल में पहली बार जिक्र मिलता है इंद्रप्रस्थ के रूप में। पांडवों का इंद्रप्रस्थ यहाँ पे जिक्र मिलता है। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर लोगों ने की थी। मतलब तोमर लोगों की बात करें तो अनंगपाल तोमर, इन लोगों ने स्थापना की थी। फिर क्या हुआ था कि इस पर अगले जो हमारे शासक बने थे वो पृथ्वीराज चौहान बने थे। 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो जाती है तो ये दिल्ली मुस्लिमों के हाथ में चली जाती है। मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है तो दिल्ली कहां चली जाती है? मुस्लिमों के हाथ में चली जाती है और लगभग 600 वर्ष ये मुस्लिम शासकों के हाथ में रहती है। 1911 में अंग्रेज कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को राजधानी नियुक्त कर देते हैं और जब 1 नवंबर 1956 को इसको यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल जाता है। दिसंबर 1991 में 69वें संविधान के संशोधन में दिल्ली को राजधानी घोषित किया जाता है। ये हुआ हमारा दिल्ली का इतिहास। अब दिल्ली सल्तनत पर हम जानते हैं कि शासक कैसे आए, किस प्रकार आए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया हुआ था कि 1192 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जीतते हैं और 1206 में खोखर विद्रोही जब उसकी हत्या कर देते हैं मोहम्मद गौरी की, उससे पहले ये दिल्ली की कमान, भारत की कमान अपने सबसे ज्यादा विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सौंप देते हैं। अब हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक एवं पहला राजा हम कह दें तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली थी और गुलाम वंश में इसके अलावा कौन कौन था? इल्तुतमिश और बलबन था, जिन्होंने अपने खुद के वंश की, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, इल्तुतमिश ने शमसी वंश और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। तो हम शुरुआत करते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 तक रहा है, इसमें 1206 में सबसे पहले आके कौन सा शासक बैठा है? कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा है। अगर हम इस्लामिक ग्रंथों की बात करें, अगर हम बात करें अरबी भाषाओं की बात करें तो ऐबक की मीनिंग होती है चंद्रमा का देवता। ऐबक की मीनिंग क्या होती है? चंद्रमा का देवता। या इसके बिहाफ में एक क्वेश्चन बन जाता है कि चंद्रमुखी किस शासक को कहा गया? चंद्रमा का देवता है तो उसका मुख कैसा दिखेगा? चंद्रमा के जैसा दिखेगा। अतः चंद्रमुखी किसको कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। एक्चुअली ये तुर्किस्तान का निवासी था जिसको बचपन में नैशापुर के बाजार में बेच दिया गया। इसको खरीदा किसने था? काजी फखरुद्दीन अजीज फूफी ने खरीदा। एवं इसको खरीद कर धनुर्विद्या एवं घुड़सवारी सिखाई। धनुर्विद्या एवं क्या सिखाई? घुड़सवारी सिखाई। इसको कुरान का ज्ञान था, इसको कुरान का ज्ञान था, अतः इसका एक अन्य नाम कुरान खां। अब गजनी के बाजार में इसको वापस जाके बेचा गया तो यहाँ पे किसने खरीद लिया? मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था। मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने खरीद लिया। और ये उसका इतना विश्वास पात्र हुआ कि गौरी ने इसे अमीर आखूर का पद दे दिया। कभी कभी प्रश्न आ जाता है अमीर आखूर किसे कहते हैं? तो आप कहोगे अस्तबल प्रधान को क्या कहते हैं? अमीर आखूर कहते हैं। अब हम आपको ये बता दें 1206 में जो अंतिम युद्ध लड़ा था, किसने लड़ा था? मोहम्मद गौरी ने, जो खोखर विद्रोही वाला युद्ध था, इसमें इसने साथ दिया था। किसने साथ दिया था? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथ दिया था। अब एक्चुअली में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ क्या हुआ? गद्दी तो मिल गई। इसका राज्याभिषेक 25 जून 1206 को हो गया, जिसमें इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? इंद्रप्रस्थ। मुख्यालय हम कह सकते हैं किसको बना लिया? इंद्रप्रस्थ से। लाहौर की पब्लिक के कहे पर ये वहां पे गए हुए थे। कुब्बत उल इस्लाम इन्होंने भारत की पहली मस्जिद बनाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के किले पे थी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि संस्कृत विद्यालय को, संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर बनाया गया था। 1208 में
आपका जो मोहम्मद गौरी है उसका जो भतीजा है गयासुद्दीन महमूद, उसने इसे दास्ता मुक्ति का पत्र दिया। दास्ता मुक्ति का पत्र से इंटेंशन था कि इसका जब राज्याभिषेक हुआ था उससे पहले ये गद्दी पर नहीं बैठता था। आपको याद होगा, हमने रामचरितमानस देखी है, हमने रामायण देखी है, उसमें क्या होता है कि जब राम वनवास के लिए जाते हैं तो भरत उनकी गद्दी का यूज नहीं करते हैं। सेम यहां पे है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की इतनी इज्जत करता था कि मोहम्मद गौरी के राज्य देने के बाद भी या मोहम्मद गौरी के सिंहासन पर नहीं बैठता था। 1208 में जब दास्ता मुक्ति का पत्र दिया गया तो उसके बाद इसने अपनी गद्दी पर बैठना शुरू किया। अब यहां पे हम देखें, ये एक्चुअली उदार था, बहुत ज्यादा उदार था, अतः इसको क्या कहा गया है, ये उदार था इसलिए इसको कहा गया लाख बख्श। ये हाथी दान देता था। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम देखते हैं पुरानी स्टोरी में देखते हैं, राजा किसी पर प्रसन्न हो जाता है तो क्या करता है, वो गले से मोतियों की माला तोड़ के दे देता है। नहीं, ये हाथी दान देता था। और हाथी को क्या बोलते हैं अरबी में, पील बोलते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, पील बख्श कहा गया। 1210 में इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था और 1210 में ही चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। इसका मकबरा लाहौर में स्थित है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र था। अब अकस्मात मृत्यु हुई थी तो तुर्क सरदारों ने क्या किया, ऐबक के पुत्र को वहां पे तात्कालीन शासक बना दिया और बदायूं के गवर्नर को संदेश भेजा। अब बदायूं का जो गवर्नर था वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। उसने वापस आकर आराम शाह की हत्या की और गद्दी पर अपना हक जमा लिया और 1210 में अपना राज्याभिषेक करवाया और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नाम पे गद्दी पर बैठा। अब मैं आपको बता दूं, इल्तुतमिश की जो मीनिंग होती है वो होती है साम्राज्य का स्वामी। इसका जो पिता था इलाम खां था, इलवरी तुर्क जनजाति से था। अब मैं आपको बता दूं, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक शहाबुद्दीन गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, अतः कई बार क्वेश्चन बनता है कि गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है, तो आप कहोगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जब खरीदा गया 1205 में, जब लाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के कहे पर, तो सबसे पहले इसे सर्जनदार बनाया गया। क्या बनाया गया, सर्जनदार बनाया गया। उसके बाद अमीर शिकार बनाया गया और 1205 में इसको दास्ता मुक्ति का एक पत्र दिया गया और अपनी पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह कराया और इसको बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था, जो रह गया था। पहला जो सेगमेंट था वो किसने बनवाया था, निर्माण कार्य किसने स्टार्ट करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसके बाद का जो कार्य कराया था वो किसने करवाया था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कराया था। इसको गुंबद निर्माण का जनक भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि भारतीय इतिहास में या मध्यकालीन इतिहास में गुंबद निर्माण का जनक किसे कहा गया है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का जनक कहा गया है। अब दूसरी बात करें, ये इक्ता प्रथा लेके आया। इक्ता प्रथा लेके आया मतलब कैसा है, देखो मैं आपको बता दूं, आज की डेट पे हम क्या करते हैं, हम लोग जॉब करते हैं, हमें 1 से 5 तारीख के बीच में हमें पेमेंट मिल जाती है, करेंसी मिलती है, पैसा मिलता है। इसके यहाँ पे ऐसा नहीं था। इसके यहाँ पे ऐसा था कि आपको वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, वो कहलाती थी इक्ता प्रथा। अब भूमि लेते लेते एक बंदे के पास बहुत सारी भूमि हो गई, बहुत, जिसको अपने आज की डेट पे हम क्या बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जाता था, उसको इक्तादार कहा जाता था। इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल बनवाया। ये मुद्राओं में थे, अपन लोग बोलते हैं ना 2 टके के कैसे हो, ये वो वाली मुद्रा है, कौड़ी मुद्रा है, टका मुद्रा है। अब दिल्ली में इसने टकसाल बनाई थी और 40 योग्य सरदारों का एक ग्रुप बनाया था जिसे चहलगन या चालीसा कहा गया है। अली बाबा 40 चोर याद रहे, अली बाबा की जगह आप किसको रख लो, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को रख लो। 40 चोर की जगह किसको रख लो, वो जो आपके ये 40 अधिकारियों का जो इसने ग्रुप बनाया है उसको हम चहलगन या चालीसा कह देंगे। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। आगे जब हम आते हैं तो ये देखते हैं कि 1221 में एक बार क्या हुआ कि चंगेज खां के नेतृत्व में
ख्वारिज़म के राजकुमार मंगवरानी का पीछा करते हुए आपकी मंगोल सेना कहां तक आ गई, इनकी सीमा तक आ गई। अब उस राजकुमार ने क्या बोला, इससे पनाह मांगी, किससे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश से क्या मांगी, पनाह मांगी कि मुझे यार यहां पे छुपा लो, मेरी हत्या कर दी जाएगी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने यहां की प्रजा के विषय में सोचा कि अगर मैं इसको पनाह देता हूं तो वह मंगोल सेना मेरे राज्य पर हमला कर देगी और मेरी प्रजा को नुकसान हो जाएगा। इस बुद्धिमत्ता के कारण उसने पनाह देने से मना किया और सेना वापस वहीं से लौट गई। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1221 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय पर पहला मंगोल आक्रमण हुआ। इसने पहला मकबरा बनवाया जिसको सुल्तानगढ़ का मकबरा कहते हैं। इसने पहला जो भारत का जो पहला मकबरा बनाया उसको क्या बोलते हैं, सुल्तानगढ़ का मकबरा बोलते हैं, जो अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनाया था। गौरी की, मोहम्मद गौरी की याद में मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी, मोहम्मद गौरी की याद में इसने क्या बनाया था, मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी बनवाया था। बैद्यनाथ मंदिर इसने ध्वस्त किया। कौन सा मंदिर ध्वस्त किया, बैद्यनाथ का मंदिर इसने ध्वस्त किया। अब अगर हम इब्न बतूता की माने, किसकी माने, इब्न बतूता की माने, तो वह इसके विषय में लिखता है कि यह बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। कैसा शासक था, बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। इसने अपने दरबार में संगमरमर की शेर की मूर्तियां बनवाई थी, उनके गले में घंटी लगाई हुई थी, उस घंटी को बजाकर आप न्याय मांग सकते हो। हाँ, उस न्याय मांगने में एक और सिम्टम्स होता था, एक और पहचान होती थी कि जो लोग न्याय मांगने जाते थे वो लाल कलर का साफा अपने सिर पे बांधते थे, जिससे वो न्याय मांगने वाले हैं, जो गुहार करने वाले लोग हैं, वो अलग दिखाई देते थे। अब हम बात करेंगे कि इसके जो प्रमुख आक्रमण थे वो कौन कौन से थे। जब प्रमुख आक्रमण की बात करते हैं तो 1215 में तराइन तृतीय, कौन सा, तराइन तृतीय यालदौज के साथ, 1215 में तराइन तृतीय यालदौज के साथ। 1217 में कहां पे कौन सा लड़ा, बंगाल, मंसूरा का युद्ध कुबाचा के लिए, कौन सा, मंसूरा का युद्ध कुबाचा से हुआ। याद रहे इसके हर युद्ध में इसकी जीत हुई है। 1226 में इसका जो युद्ध हुआ था वो बंगाल में गयासुद्दीन से हुआ था। किससे हुआ था, गयासुद्दीन से हुआ था। एवं 1227 की बात करें तो मुल्तान में पुनः कुबाचा से, 1227 की बात करें तो मुल्तान में पुनः इसका युद्ध किससे हुआ, कुबाचा से हुआ। 1226 से 31 की लड़ाई, 1226 से 31 की लड़ाई लगातार इसकी किससे हुई, राजपूतों से हुई। 1226 से 31 की लड़ाई लगातार राजपूतों से हुई। और आखिरी अगर युद्ध की बात करें तो पंजाब के खोखरों से 1235 में इसकी लड़ाई हुई। 30 अप्रैल 1236 में इसकी मौत हो जाती है और उसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1236 में मौत किसकी हो गई थी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की हो गई थी। अब इल्तुतमिश की इच्छा ये थी कि उसकी जो बड़ी पुत्री है रजिया सुल्तान है वो गद्दी पर बैठे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मुस्लिम वर्ग कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि वह किसी स्त्री शासिका के अंडर में काम करे। तो फिर क्या हुआ, अब नसीरुद्दीन तो मर चुका था, जैसा कि मैंने बताया था कि नसीरुद्दीन महमूद की याद में उसने सुल्तानगढ़ का मकबरा बनवाया था। रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था। अब रुकनुद्दीन अयोग्य शासक था, दूसरा दावेदार कौन था यहाँ पे सबसे ज्यादा, रजिया, लेकिन रजिया को बनाना नहीं चाह रहा था मुस्लिम वर्ग। तो कुछ तुर्क अमीरों ने और रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कान ने मिलकर षड्यंत्र बनाया और अपने एक अन्य पुत्र की कुतुबुद्दीन की हत्या करवा दी अंधा करके। अब ऑप्शन में कौन आया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह आया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 में शासक नियुक्त कर दिया गया। फिरोज शाह एक अयोग्य शासक था और जब ये गद्दी को नहीं संभाल पाया, जब ये प्रभाव में आया और गद्दियों को नहीं संभाल पाया, तो वहां पर बहुत ज्यादा असंतोष की स्थिति बनी। अब उसके बाद क्या हुआ, शाह तुर्कान ने गद्दी अपने हाथ में ले ली। रुकनुद्दीन बाहर था। उस वक्त रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण करके न्याय मांगने जाती है और पब्लिक के बीच में खड़े होके असंतोष का और ये जो अराजकता फैली हुई थी इसका वर्णन करती है, जिससे कि पब्लिक प्रभावित होती है और शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लेती है। और जब आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह वापस आता है तो उसकी भी हत्या कर देती है। अतः 1 नवंबर 1236 को रजिया सुल्तान
पद ग्रहण करती है। 1 नवंबर 1236 को पद ग्रहण कौन करता है? रजिया सुल्तान करती है। अब मैं आपको बता दूं कि रजिया का वास्तविक नाम जो है जलालात उद्दीन रजिया है। वास्तविक नाम क्या है? जलालात उद्दीन रजिया, जो कि आपके शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री है और इसकी मां का नाम शाह तुर्कान है। इसका पति अल्तुनिया था। इसकी मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 में हो जाती है, जिसका मकबरा कहां पे है? तुर्कमान गेट पे है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर रजिया सुल्तान से बनता है तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहां है, तो आप क्या बताओगे? तुर्कमान गेट पे है। पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो सलाहकार था वो था जमाउद्दीन याकूत। इसका जो सलाहकार था वो कौन था? जमाउद्दीन याकूत। ये तुर्की नहीं था और इनके बीच में प्रेम संबंध था। अब इनके बीच में प्रेम संबंध था तो जो अमीर वर्ग था उसे दिक्कत हुई, ईर्ष्या उत्पन्न हुई। सीधी सी बात है कि जब आपकी सानिया मिर्जा ने सलीम मलिक से शादी की थी तो हमारे इंडिया में क्या बात आई थी कि हम में कांटे लगे हैं क्या? मतलब आप यहाँ की होके वहाँ पे अपने प्रेम संबंध बना रहे हो, तो मुस्लिम वर्ग इससे ईर्ष्या में था। दूसरा, उसने उसको अमीर याकूर, अतः हम ये कह सकते हैं अश्वशाला प्रधान नियुक्त कर दिया और ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। इसके बाद क्या हुआ? बठिंडा का एक सूबेदार था इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, उसने रजिया पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में याकूत की मौत हो गई। अब रजिया सुल्तान को क्या दिक्कत थी कि अगर वो उससे विवाह नहीं करती है तो उसकी हत्या हो जाएगी। अतः रजिया सुल्तान इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। उसके बाद क्या होता है? एक युद्ध में इसका जो भाई है बहरम शाह है वो दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर देता है। सल्तनत वापसी के युद्ध में रजिया की हार होती है और यह दिल्ली छोड़ के जाने लगते हैं। जब ये कैथल पहुंचते हैं तो कैथल में सेना इसका साथ छोड़ देती है, रजिया का और अल्तुनिया का साथ सेना छोड़ देती है। वहां पे एक जाट विद्रोह होता है जिसमें रजिया और अल्तुनिया की हत्या हो जाती है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि रजिया और अल्तुनिया की हत्या कहां होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कैथल में उनकी हत्या होती है। जाट विद्रोह में भी मारे जाते हैं। इसके बाद इसका भाई सुल्तान की गद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट हम इसको ले सकते हैं। जो गुलाम वंश का पहला पार्ट हमारा रजिया सुल्तान तक रहेगा। दूसरे पार्ट में हम शुरुआत करेंगे बहरम शाह से लेके क्यूमर्स तक, मतलब दूसरे पार्ट में हम गुलाम वंश पूर्णतः खत्म कर देंगे। उससे रिलेटेड जो हमारे फैक्ट आते हैं, जो हमारे पॉइंट आते हैं, यूपीएससी एग्जाम में आते हैं, पीसीएस एग्जाम में आती है, इवन एसएससी आपके कांस्टेबल एग्जाम में आते हैं, उस पर भी मैं विश्लेषण करूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।